जय हिंद। तो क्या हाल है भाई लोग, एक बार फिर से स्वागत है थिंक डिफरेंटली के यूट्यूब चैनल पर। चलो भाई, आज ना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर उठाते हैं। क्विकली इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। जो भी मेन कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे आज अपन लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर पूरा जो चैप्टर है उसके जो जो मेन पॉइंट है, सारे मेन फॉर्मूला सब कुछ रिवाइज करते हुए चले। चलो भाई शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और जो बंदे ये चैप्टर ढंग से कर आए हैं, मतलब सवाल वगैरह लगा लिए हैं, इस वीडियो के थ्रू तुम लोग इस चैप्टर को बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे। चलो यार शुरू हो जाते हैं। अब देखो, पहले मैट्रिक्स ही देख लेते हैं क्या होती है। एक तो इसकी ना शक्ल याद करो, क्या स्क्वायर डब्बे के अंदर तुम्हारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये तुम्हारी मैट्रिक्स होगी भाई। ठीक है, तुम्हें मेन बात क्या याद रखनी है कि ये ऐसे जाने वाला हिसाब जो है ना भाई, ये हो जाएगा रो। देखो मैट्रिक्स है क्या, ये असल में एरे है। एरे से क्या मतलब भाई, ये ग्रिड बना दी तुमने। जैसे ग्राफ में तुम लोग देखते हो यार, ऐसे ग्रिड नहीं बन जाती, तो ये ग्रिड ही तो बनी हुई है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऐसे ग्रिड बन गई। तो ये ग्रिड बनी हुई है तुम्हारे पास। अब ग्रिड में यार तुम्हारे पास एक रो आ जाएगी, एक कॉलम आ जाएगा। अब रो क्या यार, आर से रो हो गया, आर से राइट हो गया। तो जो तुम्हारा लेफ्ट टू राइट जाने वाला ये हिसाब बैठेगा ना भाई, इसको रो बोलेंगे अपन लोग। और जो ये अप टू डाउन जाने वाला ऐसे हिसाब बैठेगा, इसको अपन लोग बोल देंगे कॉलम। ठीक है, तो तुम्हें मेन बात क्या याद रखनी भाई, रो क्या है, कॉलम क्या है। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है भाई, वो रो बाय कॉलम। जैसे यहाँ पर देखो भाई, मेरे पास यार 2 रो आ गए, 1 2 3 3 कॉलम आ गए, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो ये एक मेन चीज़ है जो तुम्हें याद रहनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ देखोगे तो भाई मेरे पास 2 रो आ गए, 2 ही कॉलम आ गए, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स होगी। ये याद रखना, पहले रो आएगा, बाद में कॉलम आने वाला है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आने वाला है, जिसको बाय पढ़ देते हैं भाई। अरे जनरली देख लो कि किसी भी एलिमेंट को किस तरीके से लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स मान लो तुम्हें दे दी। अब यार मान लो पेपर में ना वो तुमसे क्या बोलेगा, बी मैट्रिक्स दे के MCQ टाइप में बोलेगा, अच्छा एक बात बता यार, इस मैट्रिक्स में मेरे को तू एक काम कर, A2 3 एलिमेंट बता दे। अब यार A2 3 का क्या मतलब है, इसको ऐसे पढ़ो, पहले जो लिखा है वो है रो, और दूसरे में जो लिखा है वो है कॉलम। ठीक है, तो तुम्हें क्या देखना है, A2 3। ठीक है भाई, तो मेरे को ऐसे चलना है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। भाई अटैक करना, क्या मिला भाई, 5 मिल गया। तो यहाँ पे A2 3 पे मेरे को क्या मिलने लग रहा है, 5। तो इसका A2 3 एलिमेंट कौन सा है, 5। सिमिलरली यहाँ देखो, वो मेरे से अगर मान लो बोले A2 1, ठीक है भाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अटैक करना, क्या मिला यार, 3 मिल गया। तो बस ये आंसर 3 हो गए। तो तुम्हें ये जनरली पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। और कभी कभार ना ये पूरी मैट्रिक्स ना दे के तुम्हें ऐसे दे देंगे AIJ। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा यार AIJ क्या है। यार एक बात बताओ, मैं आई को अगर 1 डाल दूँ मान लो, और जे को मैं मान लो 1 डाल दूँ, तो यार A11 बन गया। तो बस ये IJ वेरिएबल है जो पूरी मैट्रिक्स सारे एलिमेंट ना लिखने के लिए तुम्हें जनरली इस फॉर्म में दे देंगे भाई। तो ये बेसिक बात होगी भाई मैट्रिक्स की। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ यार भाई बेसिक टाइप भी देख लो। कभी कभार मान लो सवाल आगे पूछ पाछ लिया तो देखा जाएगा। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, एक तो नाम से थोड़ा पहचानने की कोशिश करो। स्क्वायर स्क्वायर यार मतलब लेंथ और ब्रेथ बराबर। मैट्रिक्स में लेंथ और ब्रेथ क्या है यार, ऑर्डर। मतलब अगर जितने रो हैं उतने ही कॉलम आ गए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, एकदम सिंपल लॉजिक। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, M/M का, क्योंकि रो और कॉलम दोनों बराबर है। तो जितने रो उतने कॉलम, तो ये तुम्हारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया, एक तरफापन। जहाँ पे एक तरफापन आ गया ना भाई, वो डायगोनल मैट्रिक्स तुम्हारी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ इधर डायगोनल के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये तुम्हारी क्या में है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स है। और मेन डायगोनल देखो, ये जो होता है ना, इसे अपन लोग मेन डायगोनल बोलते हैं, और ये वाला जो है इसे ऑफ डायगोनल बोलते हैं। तो तुम्हें मेन डायगोनल के एलिमेंट से मतलब है। तो अगर मेन डायगोनल में ही सिर्फ एलिमेंट है, सिर्फ एक तरफापन है, तो वो तुम्हारी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। इसकी रिप्रेजेंटेशन ना भाई ये वाली ध्यान में रखना, क्योंकि यार तुम खुद सोचो भाई, बनाने वाला यार बार बार ये चीज़ थोड़ी लिखेगा, वो शॉर्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करके तुम्हें दे देगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना डायगोनल मैट्रिक्स की कैसे होती है। आगे देखते हैं भाई स्केलर मैट्रिक्स। देखो यहाँ एक तरफापन था ही ना, अब एक तरफापन के साथ साथ अगर दोगलापन आ जाए कि वो भाई करने वाला एक ही बंदा है, तो फिर वो क्या आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्या मतलब, अगर ये सब सेम बंदे हैं जिन्होंने धोखा दिया, बार बार धोखा मिला, तो फिर वो क्या आ जाएगी भाई, स्केलर मैट्रिक्स। ये के क्या है यार, कुछ भी चलेगा, √2 √3 1/4 1/2 पर अगर ये K1 हो गया तो इसको अलग से हमने नाम दे दिया क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ एक तरफापन जरूर था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, लेकिन ये था अपना ही बंदा यार, सच्चा आदमी था। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ना आगे बहुत यूज़ होता है, इसलिए इसको अलग से नाम दे दिया। पहली बात, जैसे अगर तुमने ये चैप्टर अगर पढ़ रखा है, तो जैसे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को वही मैट्रिक्स मिल जाती है। इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अपने आप में बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। चलो भाई आगे देखते हैं।
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो इसे इस तरीके से समझना, मान लो यार तुम अपनी क्लास में बैठे हो, तुम यार नए नए पहुंचे हो, तुम्हें दोस्ती करनी है किसी बंदे से, तो यार तुम्हारा पहला दोस्त वही बनेगा जिसके साथ तुम्हारी वाइब मैच होने लग रही होगी। तो मतलब तुम्हें यहाँ पे वाइब से क्या मतलब है, ऑर्डर देखना है भाई, ऑर्डर सेम हुआ तो फिर दिक्कत ही नहीं है, बात बन जाएगी। अगर इस वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएंगे। अब ऐड कैसे होंगे भाई, जो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट है वो सेम में ऐड होते हैं, यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे। सिमिलरली जैसे ये देखो यार, ये जो 3 वाला है ये और ये सेम पोजीशन पे है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और मेरे को आंसर 4 मिल गया। तो तुम्हें क्या याद रखना, पहली बात तो ऑर्डर सेम होने चाहिए, दूसरी बात सेम पोजीशन वाले बंदे ही ऐड होंगे। अब चलो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हो। मल्टीप्लिकेशन ना मैट्रिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखो जैसे सीबीएसई बोर्ड में जो सवाल आएगा ना, एक सवाल सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आता ही आता है, और वहाँ पर भी तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में जो इकलौती बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो बस ये है कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होने लग रही है तो तुम्हें देखना है वो पॉसिबल है भी या नहीं। एलजेब्रा जैसा नहीं, जैसे यार एलजेब्रा में मैं बोलूँ एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे तो हाँ भाई एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें हम आगे कुछ सवाल नहीं पूछते। लेकिन अगर मैट्रिक्स है तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ए और बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं। अब मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन क्या है एक बार वो देख लो भाई। तो पहली बात, जो पहली मैट्रिक्स है अगर उसके कॉलम और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके रो बराबर हो गए ना तो दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है, अगर यहाँ से मुझे पैसे मिले जितने वो यहाँ से देने वाली पार्टी के बराबर आए तो हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन। तो तुम्हें क्या याद रखना भाई, यहाँ से कॉलम, यहाँ से पीछे वाला, यहाँ से आगे वाला बराबर है, दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी ना ए बी, जैसे ए बी मैट्रिक्स रिजल्टिंग जो आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से जो बच गया मल्टीप्लाई में, यहाँ से जो बच गया, ये तुम्हारा रिजल्टिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो तुम्हें ये बात अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे इसी में पूछूं क्या यार बी ए पॉसिबल है, देखो ए बी तो हमने देख लिया, बी ए पॉसिबल है क्या यार, यहाँ पे मेरे पास एक्स बंदे हैं, यहाँ पे पी बंदे, भाई बैठा ही नहीं, हिसाब ही नहीं हुआ कुछ, तो क्योंकि ये सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है जो कि पूरे चैप्टर में इतना ज़्यादा यूज़ होता है जिसकी कोई हद नहीं है, और वो ये है कि मैट्रिक्स में ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि तुम ए बी की मल्टीप्लाई करो वो बराबर आ जाए बी ए के। देखो एलजेब्रा में ये बिल्कुल बराबर होता है, यार मैं लिखूँ एक्स वाई, मैं लिखूँ वाई एक्स, ये बराबर है, लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज़ बराबर नहीं है, तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। हाँ बराबर होती है कब कब यार, जब या तो कोई एक मैट्रिक्स भाई नल आ जाए, नल से क्या मतलब, नल मतलब जीरो, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, तब कोई दिक्कत नहीं, हाँ भाई यही आएगा। या फिर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यहाँ पर हमने देखा था अलग से, तो तुम्हें ये चीज़ याद रहनी चाहिए। अब देखो मल्टीप्लिकेशन होती कैसे उसका एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो। ये ए और बी दो मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मेरे को, तो तुम ध्यान से देखना, मैं पहली रो को उठाऊंगा और पहले कॉलम पे अटैक कर दूंगा। मैंने क्या बोला, मैं पहली रो को उठाऊंगा, पहले कॉलम पे अटैक कर दूंगा। और अटैक होगा कैसे, इसका पहला बंदा इस पे अटैक करेगा, कर दिया भाई, फिर इसका दूसरा बंदा इसके दूसरे बंदे पे अटैक करेगा, कर दिया भाई, और दोनों को ऐड कर देंगे। फिर तुम्हें क्या करना है, यही रो को उठाना है और इसके दूसरे कॉलम पे अटैक कर देना है। अब क्या करोगे, इसका पहला बंदा इसके पहले बंदे पर अटैक करेगा, फिर इसका दूसरा बंदा इसके दूसरे बंदे पर अटैक करेगा और दोनों को ऐड कर दोगे। फिर तुम्हें कहाँ जाना है भाई, सेकंड रो पे जाना है, सेकंड रो को उठा के इसके पहले कॉलम पे दोबारा अटैक कर दो। और कैसे करना है, पहला बंदा पहले पे अटैक करेगा, 6 मिल गया तुम्हें, फिर दूसरा बंदा दूसरे पे अटैक करेगा, 1 मिल गया तुम्हें, और दोनों को ऐड कर देना है। अटैक से क्या मतलब है भाई, मल्टीप्लाई होगा। फिर दोबारा से दूसरी रो को उठाओ और अब की बारी दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इसका पहला बंदा इस पर अटैक करेगा, फिर इसका दूसरा बंदा इसके दूसरे बंदे पर अटैक करेगा और दोनों को ऐड कर दो। अच्छा तुम्हारे ना दिमाग में शायद ये बात है कि अगर मान लो गलती से आ भी गई, क्योंकि आजकल क्यूरियोसिटी कम हो रही है, लेकिन फिर भी मान लो ये बात आ गई दिमाग में कि हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो कैसे रहे, तो देखो मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें जो ये रिजल्ट आए इसके लिए। यार एक ना वेक्टर लो आई कैप प्लस 2 जे कैप, और इसकी एक बार डॉट प्रोडक्ट करना 3 आई कैप प्लस जे कैप से। यार तुम लोग डॉट प्रोडक्ट करोगे, देखोगे भाई मेरे को तो यही सेम चीज़ मिलने लग रही है। तो तुम अगर देखोगे ना तो जो ये मैट्रिक्स में एक्चुअली में चीज़ें प्रेजेंट होती ना, ये ऐसे जो रखे हुए हैं ये असल में वेक्टर होते हैं। तो ये वेक्टर की तुम लोग मल्टीप्लिकेशन करो, जो यहाँ से तुम्हें ये रिजल्ट मिल गया, अभी मैंने तुम्हें दिखाई दिया। यार ये एक पूरा वेक्टर मानो, ये एक पूरा वेक्टर मानो, इसकी डॉट करना तुम्हें यही वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये होती है।
अब आगे देखो, मान लो कोई ए मैट्रिक्स ही मैंने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रियल नंबर है भाई, √2 √3 1/2 1/4 कुछ भी चलेगा, पर है ये ए नंबर कुछ। अगर मान लो मैंने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जिसके अंदर एक्स वाई जेड पी ऐसे एलिमेंट पड़े हुए थे, तो ये ए ना भाई याद रखना हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर मैं कॉमन भी लूँ ना कुछ मैट्रिक्स में से, तो वो हर एक एलिमेंट से आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, तो ये ध्यान रहना चाहिए। आगे देखते हैं भाई, देखो ट्रांसपोज का क्या मतलब है, दोगलापन या फिर जो पलटू आदमी है ना वो है ट्रांसपोज। क्या मतलब, मान लो ए मैट्रिक्स मेरे को ये दे दी, मेरे से कोई बोले भाई ए का ट्रांसपोज निकाल दे, तो मतलब पता है क्या हुआ, ये पहली रो जो है ना ये भाई पलट जाएगी और पहला कॉलम बना देगी, फिर जो दूसरी रो है ना ये भी पलट जाएगी और दूसरा कॉलम बना देगी। तो तुम्हें क्या याद रखना है, जब भी ट्रांसपोज की बात है मतलब पलटी मरवानी है, पलटू आदमी है ये। और इसकी रिप्रेजेंटेशन याद रखना, क्या ए के ऊपर टी या फिर ए के ऊपर डैश, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना भाई, पूरे चैप्टर के अंदर दो ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो भाई पूरा प्रॉपर्टी का खेल चलेगा और एक आ जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बस जो मेन जहाँ से सवाल आते हैं वो यही है। तो तुम्हें प्रॉपर्टीज़ हर एक अच्छे से आनी चाहिए, इन्वर्स की भी ट्रांसपोज की भी, जो भी मैं आगे बताता जाऊँगा। अब जैसे मान लो ट्रांसपोज का मैं दोबारा ट्रांसपोज लूँ तो मेरे को ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। यार इसको एक और बार पलटवा देना तो तुम्हें यही तो मिलेगा। तो तुम्हें ये याद रहनी चाहिए, अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो रही है, मैं पूरे का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो मैं ट्रांसपोज को अलग अलग कर सकता हूँ। इन सब के प्रूफ होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो वो मैं नहीं बता सकता यार। यहाँ पे मान लो कोई एक स्केलर नंबर को मैं मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो मैं इस स्केलर को बाहर ले सकता हूँ, इस कॉन्स्टेंट को बाहर। यार यहाँ पे देखो, या तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ या मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, बात बराबर रहेगी। यहाँ से तुम देख सकते हो, ये वाली इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रही है भाई, अगर मान लो 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मैं ट्रांसपोज लूँ तो मैं ट्रांसपोज अलग अलग कर सकता हूँ, पर उल्टा चलना है, सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसका भी प्रूफ होता है लेकिन अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाते हैं। देखो पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। जो हमारा चैप्टर है ना पूरा का पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उसमें 90% ऑफ द जो भी क्वेश्चन आने वाले वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बेसिस पे आने वाले, ये बात याद रखना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की जितनी भी चीज़ें उन्हें स्किप नहीं कर सकते तुम लोग। अब भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, अगर मैंने ए का ट्रांसपोज करा और वो ए ही आया तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये बंदा पलटा ज़रूर था लेकिन वो पलटा इसलिए ताकि अपना भला हो जाए, तो फिर ऐसा सच्चा दोस्त जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे अपन लोगों से। पहचान के देखो, पहचानना तुम्हें आना चाहिए। मैं भाई इस तरफ गया तो भी ये बंदा ऐसा था, मैं भाई इस तरफ गया तो भी ये बंदा ऐसा था, मैं इस तरफ गया तो भी ये बंदा ऐसा था, इस तरफ गया भाई तो भी ये बंदा ऐसा था, तो यहाँ पे कुछ भी चलेगा। तो ऐसी अगर शक्ल तुम्हें किसी मैट्रिक्स की दिख जाए ना तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। दोबारा देख लेना, मैं इधर गया तो भी ये बंदा ऐसा था, इधर गया तो भी ऐसा था, इधर गया तो भी ऐसा था, इधर गया तो भी ऐसा था, यहाँ कुछ भी चलेगा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अगर मैंने ट्रांसपोज लिया और माइनस है भाई, मतलब घंघोर दोगला आदमी था ये, तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब पहचान क्या है इसकी, पहली बात तो सब डायगोनल के जो एलिमेंट है वो जीरो है, ये पहचान है इसके दोगलेपन की। क्या, डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो हैं। दूसरी बात, मैं इधर गया तो ये बंदा ऐसा था और इधर गया तो ये भाई नेगेटिव था, ये बंदा तो प्रॉपर। मैं इधर गया तो ये बंदा ऐसा था और इधर गया तो भाई ये बंदा तो नेगेटिव था एकदम। तो तुम्हें ये शक्ल पहचान में आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पता है कई बार क्वेश्चन में होता है कि हमें कोई एक ए मैट्रिक्स दे देंगे, पकड़ा के दे देंगे, फिर तुमसे पता है क्या बोलेंगे, बताओ ए का स्क्वायर, ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 5, ये कैसी मैट्रिक्स होगी। और तुम लोग अगर मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो भाई वो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा एग्जाम में। तो तुम्हें ये चीज़ें पहचाननी आनी चाहिए, अच्छा यार ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कुछ रिलेशन बैठेगा आगे, कुछ तो जुगाड़ बैठेगा। तो तुम्हें ये चीज़ें देखनी आनी चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि मैट्रिक्स कौन सी दे रखी। अब ये वाला एज सच कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थ्योरी में देख लो, किसी भी मैट्रिक्स को तुम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे सिमेट्रिक पार्ट ये होता है और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ये होता है। चलो यार अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो यार अभी अपन लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो देख ली, ये एक ट्रिक की तरह ना तुम ये वाला पार्ट याद रखना। क्या है भाई, ओ ये गलत आ गया, ट्रिक की तरह ये वाला पार्ट याद रखना। क्या है, अगर मान लो ए तुम्हारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो तुम ए की जितनी भी पावर के आगे मैट्रिक्स निकालोगे वो सब के सब सिमेट्रिक ही आने वाली है। कहने का क्या मतलब है यार, मान लो कोई ऐसे मैट्रिक्स आ गई, ये यार सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
और सिमिलरली ये भी है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा ना तो जो मेरे को मैट्रिक्स मिलेगी ये सिमेट्रिक ही आएगी, 100% ये सिमेट्रिक आने वाली है। हाँ, पर एक बात याद रखना, ये वहम लगने लग जाता है बंदों को कि ये एलिमेंट भी सेम आएंगे। ना 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 ना, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में तो कुछ और आ गया। जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल में 2 2 2 2 और यहाँ पे 0 आने वाला है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में यार कुछ और आ जाए वो बात अलग है, पर आएगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, इस चीज़ की श्योरिटी होगी। सिमिलरली ये देखो, अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स है और ए स्क्यू सिमेट्रिक तुम्हें दे दी, तो ए की इवन पावर की तुम जितनी भी मैट्रिक्स निकालोगे मल्टीप्लाई करने पे वो सब सिमेट्रिक आने वाली है। सिमिलरली तुम ऑड पावर की जो भी निकालोगे वो सारी की सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम लोगों को मिलेगी। ये ट्रिक की तरह याद करना, कई बार क्वेश्चन को आसान बना देती है यार ये ट्रिक। और अब ये देखो, ये एक नोट पॉइंट है क्या, मान लो ए बी सी भाई 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने लग रही है, तो ये एकदम ठीक है कि तुमने क्या करा, बी सी को अलग से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, और उसके बाद में उसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हो, ठीक है, दिक्कत ही नहीं है, कर दो। या फिर भाई एक बंदे ने क्या करा, ए बी को अलग से मल्टीप्लाई करा और उसके बाद में जो आया उसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया सी से, ये भी ठीक है, कुछ गलत नहीं है। पर अगर एक बंदे ने क्या करा यार, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया फिर बी से मल्टीप्लाई करा ना, गलत। देखो इसका रीज़न वही है जो मैंने पहले बताया था कि मैट्रिक्स में कुछ श्योरिटी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर हो, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते मैट्रिक्स में, ये बात ना दिमाग में बैठा के रखना। चलो आगे देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यार बहुत ही प्यारा टॉपिक। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या है, अगर मैंने ए की मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज से करी या फिर उल्टा, और मेरे को आइडेंटिटी मिल गया किसी तरीके से, तो मैं बोलूँगा भाई ए जो है ना वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और देखो तुम्हारे बात में ना, तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार यहाँ पर मल्टीप्लाई ऊपर चल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ए बी बी ए के बराबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर उल्टा मैंने कैसे बोल दिया कि ये दोनों में सेम चीज़ें आने वाली है। तो पहली बात तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन ही ऐसे करा गया कि तुम ट्रांसपोज को चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लो या बाद में मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें आंसर में आइडेंटिटी मिलेगा। तो ये डिफाइन है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना इसकी, ठीक है। दूसरी बात ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई मैंने जैसे पहले ही बताया था ये वेक्टर होते हैं पूरे के पूरे, इसलिए ऐसा होने लग रहा है। तुम्हें क्या दिमाग में रखना, अगर ए की मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से करी और आइडेंटिटी मिल गया तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो तो या तो +1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। और अच्छा आया कैसे, यहाँ पे भाई डिटर्मिनेंट लगा लेना, प्रॉपर्टी लगाओगे तो डायरेक्टली यहाँ पर तुम लोग पहुँच जाओगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये आता है कि इसका उल्टा हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि मेरे कहने का मतलब यार कोई ए कुछ भी मान लो फलाना फलाना कोई मैट्रिक्स थी, ए का मान लो डिटर्मिनेंट 1 आ गया, तो एक बंदा पीछे से बोलेगा अच्छा ठीक है यार मतलब ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का +-1 हो सकता है, लेकिन क्या वो ऑर्थोगोनल होगी ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को ना पहचानने की एक बहुत प्यारी ट्रिक होती है, मतलब सब एलिमेंट का स्क्वायर करके 1 के बराबर कर दो, डॉट प्रोडक्ट 0, पर वो फिर कभी यार क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। चलो भाई अब ना डिटर्मिनेंट टॉपिक को शुरू कर देते हैं। देखो पहली बात तो इसका साइन देख लो यार क्या होता है। मान लो ए कोई मैट्रिक्स ऐसे दे दी, मैं बोलूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो इसका बस क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर पहली बात तो ये जो ऐसा स्क्वायर से बन रहा था इसको सीधे डंडे से भाई रिप्लेस कर देना, और डिटर्मिनेंट खोलना सबको आता होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, और ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। तो ये डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका होता है। अच्छा पहली बात यार डिटर्मिनेंट मतलब है क्या, ये असल में मिलने क्या लग रहा है मेरे को, देखो मैं फिर बताऊँ, ये सब कुछ वेक्टर है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये है, ये वेक्टर के साथ साथ चलता है, एकदम साथ साथ चलता है चैप्टर। तो ये जो तुम कर रहे हो ना ये एरिया ऑफ पैरेलल, तुम्हारे मन में आएगा माइनस के, नहीं वो बाद में हट जाता है, मोड वगैरह हम लोग लगा देते हैं। सिमिलरली ये एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड देता है तुम लोगों को, पर अभी के लिए ये चीज़ें रहने दो, फिर कभी डिटेल वीडियो में ये सब देखने वाला है यार अपन लोग, डिटेल वीडियो फिर कभी ना कभी मैं डाल दूंगा। 3x3 की मैट्रिक्स को देखो कैसे खोलना है, पहले प्लस का अटैक करके भाई ये वाला डाल दो नंबर, फिर इसको 2/2 की तरह खोल दो, माइनस का अटैक करके ये वाला नंबर लिख दो, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के इसको 2/2 की तरह खोल दो, फिर प्लस का अटैक करके ये वाला नंबर लिख दो, फिर यहाँ पे बैरियर लगा के इसे 2/2 की तरह खोल दो। तो ऐसे तुम्हारी जो मैट्रिक्स होती है 3x3 की वो खुल जाती है। अच्छा ये ना कई बार ऐसे आ जाता है, मान लो ये तो 4/4 की मैट्रिक्स आ गई, तो ऐसे ही मान लो कोई क्वेश्चन है 4/4 की मैट्रिक्स है तो कैसे खोलोगे, तो करना तुम्हें यही है प्लस माइनस ऐसे में तुम लोग चलोगे, ठीक है। तो प्लस लगा के ये वाला एलिमेंट लिखा, फिर अब क्या भाई इसे खोले कैसे, तो अब ये पूरी 3/3 की मैट्रिक्स आ गई, इसे 3/3 की तरह खोलो, फिर ये माइनस के साथ ये वाला लिख के यहाँ पे बैरियर लगा दो, फिर जो भी एलिमेंट बची उनको 3/3 की तरह खोलो। तो अगर मान लो कभी
तुक्के से ऐसा आ जाता है कि 4x4 के मैट्रिक्स खुलवा रहे हो तुम लोगों से, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे चलना है। प्लस माइनस लगा के और फिर यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के जो भी बच गया उसे 3x3 की तरह तुम लोगों को खोल देना। एक बात और, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, ये चीज़ ध्यान रखना। कई बार ना ऐसे MCQ में मतलब आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए, वो तुमको ऐसी कोई मैट्रिक्स दे देंगे, मान लो क्या करा, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स दे दी 2 3, बोलेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकालो, नहीं निकाल सकते तुम लोग डिटर्मिनेंट। तो ये बात याद रखना। तो ये ज़रूरी बात है, ज़रूरी बात इसलिए क्योंकि ये ना मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। मैट्रिक्स में से अगर मैं बोलूँ भाई कुछ कॉमन ले लो, मान लो ये एक मैट्रिक्स तुम्हें दे रखी है, मैं बोलूँ यहाँ से एक काम कर कुछ चीज़ कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले तो माइनस पूरे में से कॉमन आएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ऐसे माइनस पूरे में से कॉमन आएगा। पर यहाँ डिटर्मिनेंट में ये हिसाब नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या सीन है भाई, डिटर्मिनेंट में जो भी तुम कॉमन लोगे ना, वो या तो पूरी की पूरी रो में से कॉमन ले सकते हो तुम एक बार में, या फिर पूरे के पूरे कॉलम में से एक बारी में कॉमन ले सकते हो। जैसे यहाँ पर देखना, मैं इस कॉलम में से मान लो ए कॉमन ले लेता हूँ, तो बस इस कॉलम में से ए कॉमन आएगा, ए कॉमन आ गया भाई। फिर मान लो यहाँ से कुछ कॉमन ले रहा हूँ, तो ए कॉमन ले फिर से, तो एक और बार ए आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ से मैं ए कॉमन ले रहा हूँ तो ए क्यूब आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि मान लो मैं कुछ ए कांस्टेंट टर्म अंदर से कॉमन ले रहा हूँ डिटर्मिनेंट में से, और जैसे यहाँ पे 3x3 का डिटर्मिनेंट है, तो वो बाहर आएगा ना, तो भाई उसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हर एक रो में से, हर एक कॉलम में से अलग अलग वो कॉमन आता है। सिमिलरली मान लो अगर ABCD एक डिटर्मिनेंट है और मेरे को कुछ मान लो ई कॉमन लेना, पूरे में से कॉमन लेना, तो वो ई का स्क्वायर बाहर आएगा अगर मैंने ई कॉमन लिया है तो। ये बात याद रखना। अब इसके ऊपर ना क्वेश्चन आता है, MCQ टाइप क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे क्या बोलेंगे, तुमसे बोल देंगे यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लो 2 है और ए जो है एक 3x3 की मैट्रिक्स है। अब एक काम करो, मेरे को 2 टाइम्स ए इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। अब यार तुम ऐसे तो कर नहीं सकते ना कि ए को डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स मान के उसका डिटर्मिनेंट निकालो, ना ना ना, ट्रिक लगाओ कि ए क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो मतलब उसमें से 2 कितनी बार कॉमन लोगे तुम, 3 बार, मतलब 2 की पावर 3 बन के बाहर निकलेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास देखो ट्रिक आ गई यहाँ। क्या, अगर ए n/n की कोई मैट्रिक्स है और कुछ कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और मैं इस पूरे का डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो के पूरे में से बाहर आएगा, लेकिन उसकी पावर क्या आएगी, ये n, जिस ऑर्डर की यहाँ पर ये मैट्रिक्स तुमने ली है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब देखो एरिया पे क्वेश्चन आ जाता है। ये टॉपिक क्या है, ज़्यादातर लोग ये 11th में पढ़ के आते हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मान लो 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए तुम लोगों को और बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो, क्या होता है, तो तुम्हें क्या याद रखना है, हाफ लगा के डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, पहला कोऑर्डिनेट 1, दूसरा कोऑर्डिनेट 1, तीसरा कोऑर्डिनेट 1। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, हाफ लगा के पहला कोऑर्डिनेट 1, दूसरा कोऑर्डिनेट 1, तीसरा कोऑर्डिनेट 1। तुम्हें या तो साइकिल ऐसे चलानी है भाई कोऑर्डिनेट्स लिखने की, या फिर तुम्हें कैसे चलानी है, साइकिल ऐसे चलानी है। तो तुम्हारे मन में बात है कि यार अगर आगे पीछे हो गए तो आंसर बदल जाएगा, नहीं नहीं बदलेगा, क्योंकि मान लो जब तुम डिटर्मिनेंट में रो आगे पीछे करते हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, और क्योंकि ये एरिया के ऊपर अलग से मोड होता है तो माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है। तो तुम्हें बस ये याद रखना है कि एक साइकिल में मेरे को चलना है। ठीक है, और एक बात और, मान लो पॉइंट कोलिनियर है, वो बोल दे यार ये 3 पॉइंट ना एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। मान लो ए तुम्हें दे दिया 2,2, बी तुम्हें दे दिया 3,6 और ये सी तुम्हें दे दिया कुछ k,5। बोले भाई ये k निकाल दो, कि ये k,8 ले लो, बोले ये k निकाल दो, तो या तो यार स्लोप बराबर कर दो, इस लाइन की स्लोप इसके बराबर, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम 0 कर दो, मतलब डिटर्मिनेंट इस पूरे का 0 कर दें। डिटर्मिनेंट 0 कैसे भाई, 2 2 1 3 6 1 k और 8 और 1, ये डिटर्मिनेंट 0 कर दोगे तब भी तुम्हें k मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। माइनर और कोफैक्टर प्रॉपर थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। देखो मैं बोल लूँ ये एलिमेंट ऐसे अरेंज है, यार A11 कौन सा एलिमेंट है, यार यहाँ से 1 पे अटैक करा, यहाँ से 1 पे अटैक करा, यहाँ पे काट रहा है, तो ये A11 है। अब मैं बोलूँ ना A11, तो सिमिलरली मैं निकालता हूँ M11 मतलब माइनर ऑफ 1 1 पोजीशन। 1 1 पोजीशन कौन सी है यार, ये यहाँ गया, ये यहाँ कर अटैक करना, ये वाली पोजीशन, तो इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में मैं माइनर निकाल रहा हूँ। तो मेरे को करना क्या, याद रखना, उस पोजीशन पे जाके, यार ये वाली थी ना वो पोजीशन, बैरिकेडिंग कर दो ऐसा करके। अब बैरिकेडिंग कर दी, जो बचा उसे डिटर्मिनेंट की तरह खोल दो, तुम्हें ये मिल गया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करी, इसकी यहाँ पे करी, माइनस के साथ में ये मिल गया। तो तुम्हें करना क्या, परपेंडिकुलर पटक दो, डिटर्मिनेंट की तरह खोल दो। सिमिलरली कोई मेरे से पूछे M12 निकाल लें, मतलब यहाँ ऐसे गए, यहाँ ऐसे है, अब इसको डिटर्मिनेंट की तरह खोल दो।
तुम्हें M12 मिल जाएगा। सिमिलरली तुमको सारे के सारे निकालने, जैसे ये निकल गए, तो ऐसे तुम्हारे माइनर निकलता है। कोफैक्टर क्या है यार, जो ये माइनर है ना, इससे ही कोफैक्टर निकलता है। कोफैक्टर कैसे निकलता है पहले वो समझो। क्या करना है, ये जो तुम्हें टर्म दे रखी है ना नीचे, ये इसे ऐड करो। जैसे यहाँ पे 1 + 1 मेरे को 2 दे रहा है ना, तो ठीक है तुम्हारा माइनर यही रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ देखना 2 + 1, यार ये तो 3 आ गया ना, तो ये जो माइनस है ना, इस वाले के आगे एक अलग से माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हारे कोफैक्टर निकलते हैं। अब जैसे यहाँ पे M11 8 है, तो C11 भी -8 आ गया, दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 1 + 1 2 हो रहा है। अब C21 में निकालूंगा तो वो मेरा सिर्फ 13 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस अलग से लग जाएगा। तो सिमिलरली तुम्हारे पास एक कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ जाती है, C11 C12 C13 C21, ऐसे करके कोफैक्टर की एक पूरी की पूरी तुम्हारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। यार जैसे ये M21, इसे तुम अरेंज तो कर ही सकते हो ना। सिमिलरली कोफैक्टर की तुम्हारे पास पूरी मैट्रिक्स आ जाती है। अब यहाँ कोफैक्टर यार हमने समझा क्यों, ये देखना। कोफैक्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, जो कि इस चैप्टर में इस पार्ट की काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। क्या, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। देखो एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जैसे मैंने तुम्हें बताया, तुम यहाँ पर जैसे C21 C22 C11 निकालोगे ना यार, C11 C12 C13 ऐसे निकालोगे, इसका ट्रांसपोज ले जाओ, तो C11 C12 C13, फिर यहाँ पे C21 C22 C23। जब ऐसे तुम अरेंज कर दोगे ना, ये होती है एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। ठीक है, सिमिलरली देखो ये मैंने एडजॉइंट निकाल रखा है इसी वाली मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी अपन लोगों को आगे काफ़ी ज़्यादा पढ़नी होती है। अब देखो ट्रिक देख लेते हैं भाई एडजॉइंट, क्योंकि यार इस तरीके से अगर तुम निकालने बैठ गए ना, तो फिर तो भाई छोड़ ही देना। MCQ टाइप के लिए बोल रहा हूँ। देखो बोर्ड में एक 5 नंबर का सवाल ऐसे पे आएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तुम्हें कोफैक्टर वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा। लेकिन बात अपनी क्या, हमें MCQ अप्रोच देखनी है, हमें देखना है कि क्वेश्चन जल्दी कैसे करें, वो मजदूरी नहीं करनी है जो बोर्ड में चलती है। तो अब तुम लोगों को ट्रिक देख लेनी है भाई यहाँ पे। तो 2/2 की ट्रिक क्या है यार, ध्यान से देखना। ए यहाँ है, एडजॉइंट ए है यार, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम्हें करना क्या है, मेन डायगोनल वालों को तो पलट दो। पलट दिया भाई, इसे यहाँ फेंक मारो, इसे यहाँ फेंक मारो, तो 1 यहाँ आ गया, 4 यहाँ पर आ गया। और जो यहाँ वाले है ना, ये वाला जो डायगोनल ऑफ डायगोनल, यहाँ पर बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और तुम्हारे पास 2/2 का एडजॉइंट आ जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखना यार, ये तो बहुत ही क्यूट सी ट्रिक है। अब 3/3 की ट्रिक जो है ना, ये दिमाग में रखना, क्योंकि 3/3 में मैट्रिक्स निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ट्रिक से थोड़ा सा टाइम अपना बचेगा। अब देखो मान लो तुम्हें इस मैट्रिक्स का 3/3 का एडजॉइंट निकालना, कैसे निकाल लो। तुम्हें करना क्या है भाई, बीच वाले नंबर को पकड़ लो और यहाँ पर लिख दो, लिख दिया। अब तुम्हें करना क्या, ध्यान रखना, बीच वाले नंबर को पकड़ा, यहाँ पर लिखा, तुमने नीचे अटैक करा, नीचे दुश्मन थे भाई, नीचे अटैक कर दिया। फिर तुमने ऊपर अटैक करा, ऊपर दुश्मन थे, ऊपर अटैक कर दिया। फिर तुम वापस यहाँ आ गए, क्या करा भाई, यहाँ पर थे, नीचे अटैक करा, ऊपर अटैक करा, यहाँ वापस आ गए। इस तरीके से लिख रहे हैं तुम्हें भाई, 1 पर थे, फिर नीचे अटैक करा, फिर ऊपर अटैक किया, फिर वापस आ गए। फिर तुम कहाँ गए, तुम राइट में गए, फिर तुम्हें क्या देगा भाई, -2। तुमने यहाँ पे अटैक करा, फिर नीचे गए, नीचे अटैक करा, फिर ऊपर गए, ऊपर अटैक करा, फिर दोबारा से ये वाला लिख दिया। क्या करना है भाई, राइट में जाना है, इसको पकड़ के नीचे ऊपर फिर से भाई, फिर अब क्या भाई राइट में लिख देना, अब लेफ्ट का लिखो, लेफ्ट वाले को पकड़ के नीचे ऊपर फिर वही भाई, नीचे पहले वही पकड़ा, फिर नीचे गए तो 3 आ गया, ऊपर गए तो 1 आ गया, फिर वही पकड़ लिया, 2 आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, जो ऊपर तुमने लिखा था वही एज इट इज नीचे लिख दो। अब यार तुम्हारे मन में आएगा कि ये क्या बकवासबाजी चलने लग रही, इससे एडजॉइंट कैसे निकलेगा। अभी देखो तुम्हें अब क्या करना है वो ध्यान रखना। जैसे ये वाला डब्बा है ना, इसे पकड़ो, इसे डिटर्मिनेंट की तरह खोल लो, सिर्फ ये वाले डब्बे को। तुम्हें क्या मिलेगा यार, यहाँ पर 6 चला गया, यहाँ पर 10, तो ये तो 6 माइनस -10 यार, ये तो 16 आ गया। ये तुम्हारा पहला एलिमेंट हो गया एडजॉइंट ए का। सिमिलरली इन दो को पकड़ो और डिटर्मिनेंट की तरह खोलो, यार 15 और माइनस में 24 आ गया, ये तुम्हारे पास -9 अगला एलिमेंट मिल गया। फिर सिमिलरली इसको पकड़ के इसे यहाँ फेंक के मारो, इसे यहाँ फेंक के मारो, डिटर्मिनेंट की तरह खोलो, -11 तुम्हें अगला एलिमेंट मिल गया। सिमिलरली इन दो को पकड़ो, डिटर्मिनेंट की तरह खोल दो, अगला एलिमेंट मिल गया। फिर इन दोनों को पकड़ो, डिटर्मिनेंट की तरह खोल दो, ये वाला एलिमेंट मिल गया। फिर से इन दोनों को पकड़ा, ऐसे खोल दिया, ये वाला एलिमेंट मिल गया। फिर इनको पकड़ा, डिटर्मिनेंट की तरह खोल दिया, ये मिल गया। इनको पकड़ा, डिटर्मिनेंट की तरह खोल दिया, ये मिल गया। और फिर इनको पकड़ा, डिटर्मिनेंट की तरह खोला, ये मिल गया। तो तुम्हें ऐसे एडजॉइंट निकालना है 3/3 का। देखो इस ट्रिक से कुछ हद तक तो भाई फ़ायदा होता है, काफ़ी जल्दी तुम निकाल लोगे, क्योंकि इस तरीके से ना तो यार बहुत टाइम लगेगा, तो एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
आगे देखते हैं। देखो ये ना 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसमें ये भाई कितनी तारीफ करूँ मैं इसकी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस चैप्टर की, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे उनमें से ज़्यादातर का प्रूफ इसी प्रॉपर्टी से आ जाता है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हें दिमाग में रखनी है। क्या? ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए, या फिर एड जॉइंट ऑफ ए इंटू ए तुम्हें देता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का क्या मतलब, मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 आया और मैं बोलूँ ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए निकाल दो, और ए जो है ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तुम क्या करोगे, सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 3/3 की एक मैट्रिक्स ले लो आइडेंटिटी की, इसे मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी तो याद रहनी ही चाहिए। दूसरी बात, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, मैं पूरे का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, तो मैं डिटर्मिनेंट अलग अलग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगली प्रॉपर्टी क्या, मान लो कोई मैट्रिक्स ए दे दी, मेरे से बोला ए के स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकाल लो, और ए का डिटर्मिनेंट मेरे को दे रखा है, तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगा कि भाई ए का स्क्वायर निकाल रहा हूँ फिर उसको ना 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 ना, तुम ये पावर को बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें क्या याद रखना, अगर ए के स्क्वायर का डिटर्मिनेंट है या फिर ए के क्यूब का डिटर्मिनेंट है, तो मैं इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसका क्यूब है इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भाई लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलो यार, अब ना इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन लोग करने वाले, जहाँ पे अपन लोग सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उससे पहले एक बारी कोफैक्टर और इन्वर्स वगैरह और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपन लोग इस चैप्टर के वन ऑफ द मेन टॉपिक प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे। देखो भाई, डिटर्मिनेंट को एक तो मैंने खोलने का तुम लोगों को क्या तरीका बताया है कि इसको पकड़ो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐसे बैरिकेडिंग डाल के इसको 2/2 की तरह खोल दो, माइनस लगा के ये वाला एलिमेंट लिखो, फिर इसे 2/2 की तरह खोल दो। हाँ भाई, वो भी एक तरीका होता है, पर उसके अलावा ना एक तरीका और है। वो क्या है, मान लो कोई भी एक मैंने रो पकड़ी, ये कोई भी एक रो पकड़ लो, और उस रो को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर के एलिमेंट से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं ये वाली रो पकड़ूंगा और इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे देखो। तो अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना, तब भी तुम लोगों को डिटर्मिनेंट मिल जाता है। तो ये भी भाई एक तरीका होता है। और इसमें कमाल की बात ये होती है कि अगर मान लो मैंने एक रो पकड़ी और उसको किसी दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया कुछ इस तरीके से, तो मेरे को डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी यार याद रखना, मैं इस प्रॉपर्टी को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। ये वाली चीज़ ना दिमाग में रखना भाई। अब इनवर्स क्या होता है यार, देखो मान लो ए बी मैंने दो मैट्रिक्स ली, और ए बी के मल्टीप्लाई करने के बाद में ना कुछ ऐसा हिसाब बैठा कि मेरे को आइडेंटिटी मिल गई। मान लो यार कोई भी ए मैंने तुक्के में कोई मैट्रिक्स ली और बी भी कुछ ऐसे तुक्का बैठ गया कि इन दोनों के मल्टीप्लाई में को आइडेंटिटी मिल गई, तो मैं बोलूँगा कि बी जो है ना वो ए का इन्वर्स है, या फिर उल्टा भी चलेगा, क्या ए बी का इन्वर्स है। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ कि मैं उसको उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ और मेरे को आइडेंटिटी मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स का वो इन्वर्स बोलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ए बी की मल्टीप्लाई करने से मेरे को आइडेंटिटी मिल गई, तो बी को मैं इन्वर्स बोलूँगा ए का, जिसको इस तरीके से मैं कुछ रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई अपनी, क्या कि ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी अपने को देता है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना। अब देखो ये कंडीशन क्या है वो सुनना। इनवर्स एग्जिस्ट करने की एक कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर तुम्हारी जो ए मैट्रिक्स मान लो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं उस मैट्रिक्स का। यार देखो, मान लो कोई एक ए मैट्रिक्स है, ये 2/2 की मान लो एक मैट्रिक्स है, तो कोई एक बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट तो करेगी ना, जिसको मैं इससे अगर भाई मल्टीप्लाई कर दूँ तो किसी तरीके से मेरे को आइडेंटिटी मिल जाए। लेकिन अपने पास एक कंडीशन है कि अगर मान लो इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया, तब ये बी मैट्रिक्स भाई एग्जिस्ट नहीं करेगी, फॉर श्योर नहीं करेगी। अगर नहीं है तो तब 100% एक मैट्रिक्स बी होगी जिसको मैं अगर ए से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये ना एक नाम याद रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट 0 थे उसको अपन लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो ये कुछ नाम याद रखना। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो ये कंडीशन है क्या कि ए मस्ट नॉट बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ए सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी इन्वर्स का फॉर्मूला देखो भाई, एडजॉइंट ऑफ ए
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा। तुम्हारे बोर्ड जो होगा ना भाई, उसमें एक 5 नंबर का सवाल आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का, वहाँ पर तुम लोगों को इन्वर्स निकालना पड़ता है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। ए इज़ अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखो ऐसे ना कई बार पेपर में पूछते हैं, ऐसे एमसीक्यू टाइप सवाल आता है ना बोर्ड वगैरह में भी। थोड़ा सा बोर्ड की तरफ चले गए अपन लोग, लेकिन कोई नहीं। तो बोर्ड में ऐसे कई बार सवाल आता है, तुम्हें एक ए मैट्रिक्स दे देंगे, मान लो ये 2x2 की या 3x3 की मान लो मैट्रिक्स दे दी तुम लोगों को। वो बोलेगा कि ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स, मान लो ऐसा सवाल आ जाता है, तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा यार इन्वर्टिबल का क्या मतलब। देखो इन्वर्टिबल का मतलब यही है कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो तुम्हें बस ये देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो है या नहीं है। मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आ गया, तो भाई ए इज़ नॉट अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि भाई उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पर, तो इन्वर्टिबल है ही नहीं। तो ऐसा भी सवाल भाई कई बार आ जाता है। अब इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ देखो, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी और इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगभग सेम सी ही रहती है। जैसे देखो ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने लग रहा है और मैं इन्वर्स निकाल लूँ उसका, तो तुम्हें फिर से जैसे ट्रांसपोज अपन लोग उल्टा चले थे, तुम उल्टा चल के इसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली चीज़ तो अपन लोगों ने पिछली स्लाइड में देख लिए थे। ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी करी है ढंग से, तो ये एनसीईआरटी में हम लोग प्रूफ भी करते हैं। इसकी ये शक्ल और याद रखना कि कई बार डिटर्मिनेंट को डैट करके भी लिख देते हैं, तो ये भी याद रख ही लेना भाई। अच्छा ये बात, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट तभी निकलेगा जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0। वो चीज़ तुम लोग यहाँ से भी देख सकते हो, ये ध्यान रखो। अगर मैंने इनवर्स का ट्रांसपोज लिया है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैंने ट्रांसपोज का इनवर्स ले लिया। तो मतलब ये आपस में तुम लोग ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे यार ए की पावर एम एन को हम लोग ए की पावर एन और उसकी पावर एम लिख सकते हो, तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। याद करने के लिए ऐसा होता है, या मतलब ये और ये सेम चीज़ नहीं है, लेकिन तुम याद करने के लिए ऐसे बोल सकते हो। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ और आ गई, ये तो हम लोगों ने देख ही ली थी पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये बात और याद रखना कि जो डिटर्मिनेंट होता है ना एडजॉइंट का भाई, वो बराबर होता है इसके। ये वाली प्रॉपर्टी भी कई बार एमसीक्यू में आ जाती है। तुम्हें पता है क्या करेंगे, वो बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भाई 2 है, एक काम करो मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बता दो। अरे आता है, बल्कि जेई में भी इसके ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। बस फ़र्क क्या हो रहा है, तो वो ऐसे दे देंगे एडजॉइंट 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 ऑफ ए, समझ रहे हो। तो वो ऐसे 3 बार लगा देंगे। तो वो यहाँ पे जैसे डिटर्मिनेंट की पावर n-1 है, तो वो यहाँ पे एक बार स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार लगा दे, ऐसे ही सिमिलरली पैटर्न फॉलो हो जाता है वहाँ पर एक। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल, तो वो मेरे पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर n-1। अब यार आया कैसे, तो ये यहाँ पे तुम लोग डिटर्मिनेंट ले लो, ये इसे वहाँ पर भेज दो, ये आराम से आ जाएगा। एक बात और याद रखना कि जो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर और कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट वो भी सेम ही होता है। यार देखो एक बात बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए है क्या यार, वो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो ये तो इसके बराबर आएगा। और कोफैक्टर मैट्रिक्स है क्या यार, वो ट्रांसपोज आती है, ठीक है। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है। अब जैसे ये देखो, यहाँ पर मैंने तुम्हें ये सवाल दे ही दिया। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 दे रखा है। अब व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, भाई कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनती है अपनी, और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो बता दे भाई क्या आएगा मेरे को। तो भाई ये अपन लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, अपने को आंसर मिल गया। और ऐसे सवाल आते हैं, देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ इस चीज़ से। मैंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो यार दिक्कत ही नहीं है, क्या बोलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ऐसा नहीं है। अब रीज़न सुनना क्यों नहीं। देखो a और b ना मैट्रिक्स है, तो फिर से मैं बोलूँगा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये बात पूरे चैप्टर में घूमती है, a b ba के बराबर नहीं होता मैट्रिक्स में। तो तुम लोग इसे ऐसे खोल के नहीं लिख सकते, तो इसे कुछ इस तरीके से लिखोगे तुम, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, और अब अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें दे देगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये बात याद रखना दिमाग में कि तुम डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला मैट्रिक्स में नहीं लगा सकते। हाँ, अगर तुम्हें पता है कि ए बी बी ए के बराबर है, तब चलने दो, पूरा अलजेब्रा एज इट इज़ चला दो।
लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम लोग ऐसे ही चलोगे अलग अलग खोलते हुए। चलो भाई, अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। भर भर के प्रॉपर्टीज़ है इस चैप्टर में। सबसे पहले क्या है भाई, ये वाली, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीन कि इसी से मोस्टली प्रॉपर्टी एडजॉइंट की डिराइव होती है अपनी। दूसरी बात, इन्वर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने देख ही लिया क्या होता है। अब जैसे मान लो कई बार ना ये पूछ लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है। तो यहाँ पर देख लो भाई, अबे आया कैसे, ये तुम्हारे दिमाग में अगर घुसे तो काम करो, ये उठाओ और इसमें पुट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो प्रूफ हर एक के हैं, लेकिन सबके तो मैं अभी यहाँ इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें एक ही जगह एडजॉइंट ए पुट कर देना, तुम लोगों को ये आराम से मिल जाएगा। ये वाली चीज़ हम लोग डिटरमिनेंट जब स्टार्ट करा था तब अपन लोग देख चुके थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भाई मार्क कर लेना। ये रिलेशन याद रहना चाहिए कि ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम रहता है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये किन किन के बराबर है, ये तुम दिमाग में रखना, ठीक है भाई। इन्वर्स का अगर मैंने इन्वर्स लिया तो दोबारा ए मिल जाएगा, बिल्कुल लॉजिकल है भाई ये तो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखूँ इन्वर्स का ट्रांसपोज ले रहा हूँ मैं, या फिर ट्रांसपोज का मैं इन्वर्स लूँ, मेरे को सेम रिजल्ट देने वाला है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्वर्स का डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। सिमिलरली आगे देखते भाई, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पर भी तुम्हें देखो उल्टा ही चलना है, तुम इसे खोल सकते हो लेकिन कैसे, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ। देखो इन्वर्स में जैसे ए बी का इन्वर्स हो रहा है तब भी हम लोग उल्टा चल रहे थे, अगर मैं ए बी मल्टीप्लाई हो रहा हूँ उसका ट्रांसपोज लूँ तब भी हम लोग उल्टा चलेंगे, अगर मैं एडजॉइंट में भी ले रहा हूँ तब भी हम लोग उल्टा चलेंगे। तो ये उल्टा चलने वाला पैटर्न तुम लोगों के दिमाग में होना चाहिए। अब जैसे आप मान लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने लग रहा है ए मैट्रिक्स के साथ और मैं इस पूरे का एडजॉइंट लूँ, तो मैं इस कांस्टेंट को बाहर ले सकता हूँ, बस इसकी पावर n-1 आ जाती है। इसका भी प्रूव होता है भाई, लेकिन वही बात है इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएगा। अगर मैं एडजॉइंट निकालूँ 8 के ट्रांसपोज का, तो मैं ये ट्रांसपोज पूरा बाहर ले सकता हूँ, तो मैं एडजॉइंट ऑफ और उसका ट्रांसपोज निकाल सकता हूँ। ए बी का इन्वर्स तो उल्टा चलना है अपने को, ये बात तुम लोगों को याद रहनी चाहिए। सिमिलरली ये वाली प्रॉपर्टी भी अपन लोगों ने वैसे ऊपर देख ही ली थी। अच्छा ये वाला जो पार्ट है ना, ये दिमाग में रखना, और ये इसलिए क्योंकि कई बार जब क्वेश्चन करते हैं ना के टाइम्स ए इन्वर्स लिखा होता है, हम लोग के को ऐसे ही बाहर ले लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो ये याद रखना कि वो 1/k बन के बाहर आएगा पूरे में से। ये वाली बात तो सबको समझ में आएगी होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n में से मैं n को बाहर ले सकता हूँ। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली तो भाई तुम्हें पहले बता ही दी। अच्छा और एक बात और, ये मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ, पर कब, जब मेरे को पता है कि ए बी बी ए के बराबर हो, उससे पहले मैं नहीं लिख सकता। तो भैया तुम्हारे मन में दिमाग में बात आएगी कि अगर मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, ये चीज़ जब तक मेरे को पता नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो भाई तुम सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे। अगर तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है कि मतलब मान लो ए बी बी ए के बराबर नहीं आता है, तो तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे, तुम इसे आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक कुछ क्वेश्चन में गिवन ना हो। एक बात याद रखना, अगर मान लो यहाँ जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, मान लो a या b में से कोई एक आइडेंटिटी है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अलजेब्रा चलने दो भाई। मान लो आइडेंटिटी प्लस a का होल क्यूब आ गया, तो क्यूब का फॉर्मूला चलने दो एज इट इज़ जो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर a और b अलग अलग है तो तुम्हें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी हर बारी, ठीक है। a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो यही आता है, ये तो देख ही लिया था हम लोगों ने। अच्छा कुछ और पॉइंट देख लो डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए तुम एज ए ट्रिक याद रखना भाई, ट्रिक फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, कि अगर मान लो डायगोनल मैट्रिक्स पे सवाल है, तुम लोग ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट ना करो। तो अगर मान लो कोई एक ए डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट जो हैं वो डायगोनल में पड़े हुए हैं, तो अगर मैं ए की किसी भी पावर की मैट्रिक्स निकालूंगा ना, तो मेरे को बस एक्स की पावर पे वो डाल देना है। क्या मतलब हुआ भाई इसका, मान लो मेरे को ए का क्यूब निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली डायगोनल में एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आ जाएगा, ठीक है। मान लो ए मैट्रिक्स है भाई, एक्स क्यूब 0 0, ए क्यूब बोलने लग रहा हूँ मैं, ए मैट्रिक्स मान लो एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड। अगर मेरे को ए क्यूब निकालना है तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, क्यूब कर दूंगा, एक्स क्यूब 0 0 0 वाई क्यूब 0 0 0 जेड क्यूब, ठीक है। तो मेरे को डायरेक्टली बस क्या करना है, एलिमेंट के ऊपर वही पावर लगा दें जिस पावर का मेरे को लगाना है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक्स वाई जेड है, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा डिटर्मिनेंट आने वाला है, ठीक है। इन्वर्स याद रखना,
क्या करना है, बस 1/n कर देना है जो मेरे को गिवन है। अब देखो इन्वर्स निकालने में देखो कितना फ़ायदा होगा तुम्हें डायगोनल मैट्रिक्स से, तुम्हें बस क्या करना है 1/n कर देना है जो कुछ भी यहाँ पे एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो भाई ये वाली स्लाइड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो भी मेन प्रॉपर्टी थी वो सब लोग देख ली। चलो यार अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो यार डिटर्मिनेंट की ना कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना ये एनसीईआरटी में अब नहीं है, इसका कोई वजूद अब एनसीईआरटी में बचा नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हें डिटर्मिनेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, इसलिए इन्हें भी देखते हुए अपन लोग चलेंगे। देखो अगर मान लो मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है कुछ ऐसे डब्बे का, अगर डिटर्मिनेंट निकालते टाइम मैं अगर ये देख पा रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक पूरी रो या फिर कोई एक पूरा का पूरा जो कॉलम है ना वो ज़ीरो है, तो फिर उस डब्बे का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो ही आने वाला है। ये तुम खुद देखना, इसको ज़ीरो यहाँ पर रख के इसे खोलोगे, फिर ज़ीरो यहाँ रख के इसे खोलोगे, तो आंसर तुम्हें फाइनली ज़ीरो ही मिलने वाला है। अगर पूरा का पूरा कोई एक कॉलम भी ऐसे होता तब भी दिक्कत नहीं है, तब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो ही होगा। अच्छा एक बताओ, तुम डिटर्मिनेंट ना जैसे रो के हिसाब से तो मैंने खोलना बता दिया, तुम डिटर्मिनेंट को कॉलम के हिसाब से भी खोल सकते हो, वही सेम पैटर्न प्लस माइनस प्लस करके तुम ऐसे यहाँ से भी खोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुम मतलब जैसे इस वाले रो के हिसाब से भी खोल सकते हो प्लस माइनस प्लस लगा के, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है भाई। अब जैसे एक बात और देखो, मान लो मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ और दो कोई रो या फिर कोई भी दो कॉलम एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो ही आता है। मान लो अगर यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है ये भी ऐसे मान लो ये दो कॉलम भी सेम हो जाते हैं अगर, तो भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है। तो ये दोनों याद रखना, कई बार बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। मैं डिटर्मिनेंट में जो रो है ना या फिर कोई भी कॉलम है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, बस क्या याद रखना है, मेरे को पास एक एडिशनल माइनस बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखना, मैंने क्या करा, इस वाली रो को ऊपर भेज दिया और इस वाली रो को मैं नीचे ले आया, तो फिर एक माइनस अलग से आ जाएगा। अब जैसे मान लो मैं क्या करूँ, मैं दोबारा से इसको ऊपर ले आऊँ और इसको नीचे भेज दूँ, तो मैं ला सकता हूँ, लेकिन एक माइनस और बाहर से आ जाएगा, तो ये माइनस और माइनस फाइनली प्लस दे देगा। तो तुम्हें ये बात दिमाग में रखनी है। तो येस यू कैन चेंज एनी रो एंड एनी कॉलम, बट माइनस साइन तुम्हारा एक अलग से आएगा। मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ कि इस कॉलम को यहाँ आगे पीछे पलट दूँ, तो एक माइनस और बस एडिशनली आ जाता है। अब जैसे ये देखो, मान लो ऊपर कुछ a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ की फॉर्म में रखा हुआ है, तो मैं डिटर्मिनेंट अलग अलग ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। जैसे मान लो अगर ऐसे हो जाता है कि यहाँ पे x प्लस कुछ x1 है, y प्लस कुछ y1 है, z प्लस कुछ z1 है, तो मैं इसको ऐसे पूरा अलग अलग लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिख दिया, फिर इसको ऐसे लिख दिया, तो मतलब मैं अलग अलग कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये वाली बात क्या है, तुम कोई भी रो और कॉलम को ऐड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है कि तुम्हारा ओरिजिनल वाला पार्ट चेंज हो रहा है। भाई इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट भाई मेरे को दे रखा था, तो मैं इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे तुम ध्यान से देखो मैंने करा क्या, यहाँ पे मैंने इस रो के अंदर ये वाली रो ऐड कर दी। यार यही तो करा, ध्यान से देखना, मैंने इस रो में ये वाली रो ऐड कर दी, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आंसर सेम आएगा। अब तुम्हारे मन में बात आएगी यार ये आंसर सेम कैसे हुई, तो शक्ल ही बदल गई। नहीं, इसे ज़रा खोलना। तो जैसे यार यहाँ पे स्प्लिट करना मैंने सिखाया था, तुम इसे स्प्लिट करना, तुम्हारे पास देखो क्या आएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो ये तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ये जो था, प्लस में क्या आने वाला है एक्स वाई जेड। अब देखो दो रो सेम आ गई, तो मैंने बताया था डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो, तो इस वाले डब्बे का तो खेल ही खत्म होगा। तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, पर तुम्हें ध्यान क्या रखना है, ये नोट पॉइंट क्या, जैसे मान लो मैं इस रो के अंदर ये वाली रो ऐड करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इस रो के अंदर ये वाली रो ऐड करूँ कुछ मल्टीप्लाई करके, मान लो मैंने 2 टाइम्स ये रो करके इसमें ऐड कर दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कम है जब मान लो इस रो में मैं कुछ चेंज करने लग रहा हूँ, इस रो में मैं ये वाली रो ऐड करने लग रहा हूँ, ये जो रो नंबर 1 है इसमें मैं रो नंबर 2 ऐड कर रहा हूँ, और मैंने रो नंबर 1 को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया, तब दिक्कत आ जाती है। अब क्यों आ जाती है वो और एग्जाम्पल के थ्रू देखो। मान लो मैंने इसको 2 टाइम्स करके ऐड करा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2x, ये 2y, ये 2z। अब जब मैं अलग अलग करूँगा तो पूरे रो में से मैं 2 को, यार मैं मान लो ये 2 टाइम मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड करी, तो एक स्प्लिट करने पर डिटर्मिनेंट मेरे पास ये आ जाएगा 2y 2z x y z और p q r। तो मैं इस पूरे के पूरे रो में से ये 2 कॉमन ले सकता हूँ और फिर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मान लो मैंने क्या करा, मैंने जिस रो में चेंज करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब चीज़ बदल जाएगी। कैसे, अब की बारी ये 2a 2b 2c,
फिर एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसमें ब्रेक होगा और अब की बार ये 2 कॉमन आएगा ना, तो ये 2 टाइम्स इसका डिटर्मिनेंट बन गया। तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि तुम इनिशियल डब्बे के साथ में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा जो डब्बा ऐड कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखो ये बात जैसे मैंने बताई थी, अगर ए बी बी ए के बराबर हो गया तो चीज़ें आसान हो जाती। ये फॉर्मूला एज इट इज़ तुम्हें चलेगा, तुम्हारा पूरा का पूरा जितनी भी आइडेंटिटीज़ है वो सब की सब वर्क करेगी अगर ए बी बी ए के बराबर। एक ये बात याद रखना, ए इंटू बी की पावर एन को तुम बी की पावर एन इंटू ए लिख सकते हो। सिमिलरली इसका उल्टा भी चलेगा, लेकिन ये कब कर सकते हो तुम? सिर्फ तब जब ये चीज़ तुम्हें पता हो कि ए बी बी ए के बराबर है, नहीं तो ये एज इट इज़ तुम छोड़ दोगे, तुम आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब आ जाते हैं भाई इक्वेशन सॉल्विंग पे। देखो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठते हैं वो बस एक तो है सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ तुम्हारी, दूसरा इक्वेशन सॉल्विंग, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ में भी क्या, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट वगैरह, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोस्टली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, एनडीए के लिए, सीयूईटी के लिए भी, और जेई में तो यार बस क्या ही कहना, मज़े आ जाते हैं। अब इक्वेशन सॉल्विंग पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यार अपन लोग इन्वर्स मेथड। अब इन्वर्स मेथड में क्या होता है ध्यान से देखना। पहली बात तो एक चीज़ याद रखो, हम जो भी अपनी अभी तक ये डिटर्मिनेंट पढ़ते हुए आ रहे हैं, इन्वर्स पढ़ते हुए, ये सब के सब सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स लें, ये बात दिमाग में रखना। अब यहाँ पे इन्वर्स मेथड में भाई तुम लोगों को क्या करना है, पहली बात देखो, तुम्हें ऐसे 2 इक्वेशन दे देंगे ना, तो तुम बोलोगे हाँ वेरिएबल एलिमिनेट करके भी, हाँ ऐसे भी आ जाता है। लेकिन अपन लोग एक बार डिटर्मिनेंट के थ्रू जाके देखते हैं कि हम ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जो कुछ भी दे रखा है ना उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कैसे, पहले तुम्हें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें तुम्हारे सारे वेरिएबल जो हैं उसके कोफिशिएंट हैं। जैसे यहाँ पर देखना, मैंने एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पे इकट्ठा कर ले, वाई के कोफिशिएंट यहाँ पे इकट्ठा कर ले, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स अलग से ले ली। अब ये मैट्रिक्स कौन सी है, यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया, यहाँ पे वाई ले लिया, ठीक है। तुम लोग समझ पा रहे होगे बात को। अब ध्यान से देखना, राइट साइड में मैंने क्या करा, राइट साइड में मैंने सिर्फ कांस्टेंट टर्म ले ली। अच्छा एक बात और देखना, ये किसकी मैट्रिक्स है भाई, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/1 की मैट्रिक्स है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और मेरे को 2/1 की मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो मैं ध्यान से देखूँ तो इसका अटैक यहाँ पे करो, तो जब तुम अटैक करोगे यार क्या मिलने वाला है, यहाँ x - 2y मिल जाएगा। इसका अटैक फिर तुम यहाँ पे करोगे, क्या मिल जाएगा, 2x + y, और इसको मैं किसके बराबर रख रहा हूँ, 2/3। तो तुम ध्यान से देखोगे तो मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें ओरिजिनल इक्वेशन ही मिलने वाली है, ठीक है। तो तुमने करा क्या, x के कोफिशिएंट एक जगह पटके, y के एक जगह पटके, और x y को ऐसे लिख दिया। ये ऑर्डर भाई तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर मान लो पहले यहाँ x लिखा हुआ है तो यहाँ पर तुम्हारा x ही चलेगा। अब मैंने इस मैट्रिक्स को a बोल दिया, इस वाले मैट्रिक्स को x बोल दिया, और ये वाली मैट्रिक्स मेरी b होगी। अब मैंने क्या करा, a इनवर्स लिया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब समझना क्या हुआ, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑन बोथ साइड। इसका मतलब ये हुआ कि मैं a इनवर्स की मल्टीप्लाई इस तरफ से करने लग रहा हूँ। तो तुम्हारे मन में आएगा कि इस तरफ से क्यों करी, फ़र्क क्या पड़ा। तो मान लो भाई राइट साइड से करी तो ये ऐसे हो जाता, ax × a इनवर्स = b × a इनवर्स। अब तुम लोग बोलोगे इसको यहाँ पर रख दो, पर फिर से ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी बी ए के बराबर होता ही नहीं है भाई मैट्रिक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो तुम्हें ध्यान रखना होता है कि तुम इन्वर्स वगैरह कुछ मैट्रिक्स, मतलब मान लो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम किस तरफ से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। तो अब की बार मैंने ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करी लेफ्ट हैंड साइड पर, तो a × a इनवर्स तो अपन लोगों ने देख लिया आइडेंटिटी होता है। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गई, सिर्फ कैपिटल X मैट्रिक्स मिल गई। कैपिटल X मैट्रिक्स कौन सी, जिसमें सिर्फ x y पड़े हुए हैं, और राइट हैंड साइड में मेरे पास a इनवर्स × b है। a इनवर्स को अगर मैं खोल दूँ तो मेरे को ये फॉर्म मिलती है। अब एडजॉइंट ऑफ a मैं निकाल सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a मैं निकाल सकता हूँ, b तो मेरे पास है ही। तो कुछ इस तरीके से मैं इस पूरे को लिख दूंगा। अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब कुछ खोल खाल दूंगा, और उसके बाद में कैपिटल X मैट्रिक्स क्या है मेरी, x, y, मैं इसको जब कंपेयर करूंगा ना तो मेरे को देखो x की वैल्यू 8/5 मिल गई, y की वैल्यू मिल गई -1/5। तो इस तरीके से तुम्हारा इन्वर्स मेथड चल रहा है। और ये मेथड कहाँ पे भाई, अगर मान लो 3 इक्वेशन दे दी, तो मतलब x y z 3 वेरिएबल में आ गया, तब ये इक्वेशन का ये मेथड काफ़ी सही काम कर जाता है। एक बात याद रखा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है ना, तब ही तुम लोग ये कर सकते हो। यूनिक मतलब जो ये प्रोसेस अपन लोगों ने करा, ये तभी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है। तुम्हारे जितने भी सवाल बनने वाले हैं ना एनडीए में, सीयूईटी में और बोर्ड में, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a ≠ 0 ही आएगा, ठीक है। पर हाँ जेई वाले बंदे भाई, वहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0 के सवाल भी आते हैं, वहाँ पे ट्राइवल नॉन ट्राइवल सोल्यूशन भी आता है।
तो वहाँ पर तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहाँ पर तुम्हें ये कंडीशन और देखनी पड़ती है। अब यार तुम्हारे मन में आएगा कि ये एडजॉइंट कहाँ से है, तो देखो यहाँ मैंने बेशक से क्या लिख दिया, इन्वर्स लिख दिया, लेकिन असल में क्या होता है, हम एडजॉइंट लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग एडजॉइंट ऑन बोथ द साइड, ये चलता है। और फिर एडजॉइंट ए को तो हम लोग क्या लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाला जो फंडा होता है वो प्रॉपर पूरा यहाँ पर लेकर के अपन लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर नहीं है तो नो सॉल्यूशन अपने पास आता है। और यहाँ से ना तुम्हें एक चीज़ और कमाल की मैं बताता हूँ कि जो तुम डिटर्मिनेंट निकालते हो ना, डिटर्मिनेंट मतलब क्या हो कि यार मतलब एक डिफाइंड वैल्यू। तो जैसे मान लो कोई दो जनरल इक्वेशन है, तो डिटर्मिनेंट का असली पर्पस यही है कि तुम लोग देख पाओ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो मान लो कल को तुम्हें दो कोई इक्वेशन दे दी, तुम्हें बस ये देखना है कि एक्स और वाई के पॉसिबल सॉल्यूशन है भी या नहीं। तुम्हें बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लो नॉट इक्वल टू 0 है, तो तुम 100% श्योर हो जाओगे कि हाँ मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। अब क्रेमर्स रूल देखो भाई, क्रेमर्स रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है CUET NDA दोनों के लिए, ठीक है। अब देखो क्रेमर्स रूल में क्या है, अब ऊपर वाले मेथड में प्रॉब्लम ये थी कि हमें ना निकालना पड़ता है इन्वर्स, और इन्वर्स निकालना काफ़ी भाई भारी प्रोसेस होता है, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट बना दे क्रेमर्स रूल में। क्रेमर्स रूल में क्या है, एक तुम पहले बेसिक डिटरमिनेंट का डब्बा निकालोगे। डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, एक्स का कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, जेड के कोफिशिएंट एज इट इज़ बिछा दो और डिटरमिनेंट खोल दो। मैंने क्या करा, एक्स के कोफिशिएंट लिखे, फिर वाई के कोफिशिएंट लिखे, फिर जेड के कोफिशिएंट यहाँ लिख दिए। तो ये मैं डिटरमिनेंट बोलूँगा और इसको मैं डेल्टा बोलूँगा। अब एक क्या करो, एक अलग से डिटरमिनेंट निकाल लो, कौन सा, डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स में क्या होगा, ये जैसे जो कांस्टेंट था ना भाई, जैसे ऊपर वाले इन्वर्स में क्या करो, कांस्टेंट की मैट्रिक्स ली, तुम्हें मैट्रिक्स नहीं लेना, यहाँ पे जो कांस्टेंट के जो भी एलिमेंट है ना, मैं एक डेल्टा एक्स नाम से वेरिएबल बोलूँगा और क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स बोल दिया ना मैंने, तो एक्स की जो भी कोफिशिएंट थे उनकी जगह मैं ये वाला डब्बा रख दूँगा, कांस्टेंट टर्म का पूरा डब्बा यहाँ पे रख दो तुम। एक डेल्टा वाई डब्बा मैं बोलूँगा, उसमें मैं क्या करूँगा, जो ये जो मेन मेरा डेल्टा डब्बा था उसमें आपके बारे में क्या करूँगा, कांस्टेंट टर्म को रख दूँगा, पर कहाँ, जहाँ पे वाई के सारे कोफिशिएंट थे। फिर एक जेड के नाम से डब्बा बोलूँगा, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट टर्म को रख दूँगा कहाँ पे, जहाँ पे मेरे पास जेड के कोफिशिएंट थे। तो समझ लो मेरे पास 3 अलग से डब्बे आ गए, जहाँ पर मैंने एक एक बारी कांस्टेंट टर्म को एक्स पे, वाई पे और जेड पे अलग अलग जगह पे रखा। अब क्रेमर्स रूल ये बोलता है कि जो ये 3 इक्वेशन है ना तुम्हारी, इसके सॉल्यूशन पता है क्या होंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, ये एक्स वाई जेड की तुम्हारी वैल्यू आने वाली है। तो मतलब जो मैंने कांस्टेंट टर्म एक्स की जगह पे रिप्लेस करके रखी थी उसका डिटर्मिनेंट अपॉन ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। सिमिलरली जो मैंने कांस्टेंट टर्म वाई के कोफिशिएंट की जगह रिप्लेस करी थी अपॉन ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, और वो वाला डिटर्मिनेंट न्यूमरेटर में आएगा। सिमिलरली जेड के लिए भी आता है। तो क्रेमर्स रूल ने यार अपनी ये जो चीज़ थी ना, जो अपन लोगों को यहाँ पे इन्वर्स निकालना पड़ता था, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आसान बना दिया था। चलो यार अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलो भाई अब ना अपन लोग चैप्टर के बिल्कुल एंड में आ गए। कुछ मैट्रिक्स और देख लो जिनके नाम तुम्हें बस दिमाग में रहना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, अगर सिर्फ कॉलम हुआ भाई तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। सिंगलटन मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही बंदा प्रेजेंट है तो उसे अपन लोग सिंगलटन मैट्रिक्स बोल देंगे, सिंगल है एकदम। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स के अंदर ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म होने लग रहा है और सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है, नीचे सब जीरो है, तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, सिर्फ नीचे ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे तुम्हारे एलिमेंट प्रेजेंट है, ये सब कुछ जीरो है। इसके अलावा भी यार बहुत सारे नेम्ड मैट्रिक्स होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वो यही थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूछी जाती है आजकल के ट्रेंड के हिसाब से। अब एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक तुम्हें बताने वाला हूँ, इसे देखना। मैं बोलूँ तुम पी क्यू मैट्रिक्स है, इसे सॉल्व करो, तो तुम क्या देखोगे यार, पी माइनस क्यू, ये यहाँ पर भी कॉमन ले लेते, मैं कह ले तुम ऐसे कर दोगे पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको इक्वल टू 0 बोल देंगे। पर मैं बोलूँगा ये गलत है। अब क्यों, तो इसका रीज़न क्या है, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया गया कि इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है। इसे एक बार खोलना तो तुम्हें ये मिलने लग रहा है पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, जबकि ये तो तुम्हें इनिशियली गिवन ही नहीं था। क्या पता इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो भी या ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये दे रखा है ना भाई, ए बी बी ए के बराबर तो होता नहीं है मैट्रिक्स में, ये प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। तो तुम्हें सोचना पड़ता है, तो या तो तुम पता है क्या करो, देखो जैसे यहाँ पर देखो पी माइनस क्यू राइट में, पी माइनस क्यू राइट में, तो जब तुम कॉमन ले ना, कॉमन लेते टाइम तुम्हें याद रखना है कि पी माइनस क्यू एंड में भी राइट में रहना चाहिए। तो मैं इसे या तो ऐसे लिखूँगा इन माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, या तो ये दिमाग में रखो। अगर ये दिमाग में नहीं रख पाए तो पता है क्या करो,
लिख के लास्ट में, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था, एक बार खोल के चेक करो कि मेरे को ओरिजिनल रिजल्ट मिल रहा है। अगर ओरिजिनल रिजल्ट मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं मिल रहा तो फिर भाई तुम लोगों को कुछ और करना पड़ेगा। एक बात और समझना, मान लो ये क्यू स्क्वायर यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होता तो तब तुम कॉमन नहीं ले सकते थे, क्योंकि तुम्हें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलती ही नहीं किसी भी ऑर्डर में। तो भाई आज की वीडियो में यार इतना ही था। तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर 1 घंटे के अंदर कवर कर लिया है मेरे ख्याल में। हाँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मैं आज की वीडियो में कवर नहीं कर पाया, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, समीशन वगैरह जो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के अंदर लगती है। सिमिलरली केले हैमिल्टन थ्योरम, मतलब जेई वाला पार्ट में ज़्यादा कवर नहीं कर पाया। खैर वो हम क्वेश्चन के थ्रू बाद में देख लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।